focus, ideate, innovate, enable. नमस्कार, CNBC आवाज़ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ जिस उपलक्ष्य पर इकट्ठा हुए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, CNBC आवाज़ पर परंपरा है कि हम हर साल रियल एस्टेट के क्षेत्र में उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने कुछ शानदार और अलग काम करके दिखाया है। इस साल भी हम अपनी इस परंपरा को निभाने जा रहे हैं और दिसंबर में होने जा रहे हैं CNBC आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, जहां पर हम देश के उन प्रतिष्ठित बिल्डरों का सम्मान करेंगे जिन्होंने इस फील्ड में कुछ अलग और बेहतरीन काम करके दिखाया है। और उसी सिलसिले में हम देश के कई प्रमुख शहरों में जाके, जिन्हें हम ग्राउंड इवेंट्स कहते हैं, उस शहर के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। और पुणे और अहमदाबाद के बाद आज हम मौजूद हैं दिल्ली NCR में, और आज हम बात करेंगे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट्स की। किस तरह का मार्केट है यहाँ पर, क्या समस्याएं हैं उसकी, अगर आप एक निवेशक हैं तो किस तरह से इस मार्केट को समझेंगे, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो क्या ये आपके लिए सही वक्त है। इसी तरह के तमाम सवाल जो आपके मन में प्रॉपर्टी को लेकर कई बार आते हैं, उस पर आज हमारी बातचीत होगी। साथ ही हम इंडस्ट्री की भी कुछ समस्याओं के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। दिल्ली NCR का प्रॉपर्टी मार्केट देश के सबसे हॉट प्रॉपर्टी मार्केट में से एक है। जोरदार डिमांड और जमीन की उपलब्धता इसे हर इनकम ग्रुप को लुभाने वाला मार्केट बनाती है। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार काम हुआ है। खासतौर पर जब NCR के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की कनेक्टिविटी की बात आती है तो इस मामले में यहाँ देश की सबसे बेहतरीन सड़कें और फ्लाईओवर मौजूद हैं। इसके अलावा मेट्रो ने NCR की सूरत ही बदल दी है। इन्हीं सब बातों के चलते नेशनल कैपिटल रीजन में प्रॉपर्टी का मार्केट तेजी के साथ बढ़ा है और अब खासतौर पर फेस्टिव सीजन को लेकर बिल्डर और जानकार दोनों ही काफी उत्साहित हैं। दिल्ली NCR तो अभी काफ़ी अच्छे जो वक्त लग रहा है मार्केट में, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रेंड अच्छा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। आई थिंक गुड डेज अहेड, फेस्टिवल सीजन अच्छा होगा दिल्ली NCR के लिए। एक्टिविटीज़ पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं और आने वाला जो समय है वो फेस्टिव सीजन रियल एस्टेट के अंदर कहा जाता है, तो एक्टिविटीज़ अभी से जो है काफ़ी स्टार्ट हो गई हैं। और ख़ासकर नोएडा एक्सटेंशन और इस तरह से खुलने से और मार्केट का फुटफॉल नॉट ओवर देयर बल्कि और दूसरी जगह गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी जगहों के अंदर काफ़ी जो है फुटफॉल भी बढ़ा है एंड सेल्स जो है डिमांड बढ़ी है इसके अंदर। नेशनल कैपिटल रीजन का डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रहा है और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम काफी जोरदार तरीके से चल रहा है। इस रेस में इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा सबसे आगे हैं, जहां सबसे ज्यादा सप्लाई देखने को मिल रही है। जमीन अधिग्रहण विवाद से एक हद तक राहत मिलने के बाद अब नोएडा एक्सटेंशन में भी काम फिर से शुरू हो गया है। इधर दिल्ली के दक्षिण में मौजूद गुड़गांव अब भी डिमांड के मामले में सबसे आगे है और यही कारण है कि यहाँ पर भाव भी सबसे ज्यादा है। NCR के इस IT हब में आज भी खरीदार बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हैं और यही कारण है कि NCR के कई बड़े बिल्डर यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन अपनी ऊंची कीमतों के चलते गुड़गांव का बड़ा इलाका कई लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। ऐसे में बहुत से लोग गुड़गांव के इंडस्ट्रियल बेल्ट मानेसर का रुख कर रहे हैं। यह पूरी तरह से इंडस्ट्रियल इलाका है, हालांकि फिर भी यहाँ कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो अफोर्डेबल रेंज में कहे जा सकते हैं। NCR के बड़े हिस्से में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड सबसे ज्यादा है और सप्लाई भी इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इधर दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा में अब ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन यहाँ के राजनगर एक्सटेंशन और NH24 जैसे इलाकों को नोएडा एक्सटेंशन में हुई गड़बड़ का फायदा मिला है और यहाँ पर इस वक्त 20 लाख से 30 लाख रुपए के सेगमेंट में काफी सप्लाई दिख रही है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में नहर पार के नए इलाके में जोरदार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हालांकि लगभग इसी रेंज में सोनीपत और कुंडली जैसे इलाकों में मकान मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली से ज्यादा दूरी के चलते यहाँ बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं दिख रही है। पिछले एक साल से ठंडा रहा दिल्ली NCR का प्रॉपर्टी मार्केट अब फेस्टिव सीजन में काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। आज हमारे साथ यहाँ पर एक बेहद खास पैनल मौजूद है। आइए मैं आपका परिचय उन सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ हैं श्री गोपाल काबरा, प्रेसिडेंट राम रत्न ग्रुप एंड मेकर्स ऑफ RR काबिल, गीतांबर आनंद, CMD ATS इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल, अनिल शर्मा जी, CMD आम्रपाली एंड वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई NCR, वेणुगोपाल R, हेड सेल्स इंडिया प्रॉपर्टी, और अंत में हमारे साथ है अमित घोषाल जी, विजिटिंग फैकल्टी इन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और करीब 20 साल से ये प्लानिंग और आर्किटेक्चर पर काम कर रहे हैं। तो आज हम अपने इस पैनल के साथ बातचीत करेंगे दिल्ली NCR के मार्केट पर और
वो सवाल जो आप जिनके उत्तर चाहते हैं वो कुछ पूछेंगे, और कुछ ऐसे सवाल जिनका इंडस्ट्री शायद जवाब चाहती है वो भी हम यहाँ लेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि किस तरह का मार्केट सिनारियो इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर हम गीतांबर आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हम दिल्ली एनसीआर के मार्केट की बात करें, प्रॉपर्टी मार्केट की, तो इस वक्त पूरे देश में जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो बहुत अच्छी स्थिति में शायद नहीं कहा जा सकता। कई कारण हैं उसके। दिल्ली एनसीआर की मार्केट की हालत क्या है? पूरे देश की मार्केट और दिल्ली एनसीआर की मार्केट के हाल इतने बुरे नहीं हैं। ये एक परसेप्शन है कि इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है इकॉनमी की, थोड़े से लोगों के जो मूड हैं इतनी बड़ी परचेज़ के लिए थोड़े अब उत्सुक तो हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत रोबस्ट है। अगर प्राइस पॉइंट सही रहे और प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, वैल्यू मिले, तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं है आपको अपना स्टॉक बेचने के लिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है हिंदुस्तान में कुछ मेट्रोज़ में, वो इसलिए आ रही है, मैं मान लीजिए मुंबई में या आप मान लीजिए अपने दिल्ली खास में, वो इसलिए आ रही है क्योंकि प्राइस पॉइंट्स बहुत ही ऊपर चले गए थे, क्योंकि वहाँ सप्लाई कम है। एनसीआर की बात की जाए तो अबंडेंट सप्लाई है, प्रोडक्ट अच्छे आ रहे हैं। अब सारे डेवलपर्स जो हैं वो ये समझ गए हैं कि जब तक हम डिलीवरी नहीं करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी नहीं करेंगे और प्राइस पॉइंट को रियलिस्टिक बैंडविड्थ में नहीं रखेंगे, माल बेचना मुश्किल है। और जो जो ये एहसास कर रहा है वो उसका खूब स्टॉक बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो गीतांबर यहाँ पर मान रहे हैं कि दिल्ली के साथ वो प्रॉब्लम्स नहीं है। एक चेक इस पर हम लेंगे अनिल शर्मा जी से। गीतांबर नहीं मान रहे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। दो बातें उन्होंने ठीक भी कही शायद कि यहाँ पे स्टॉक की अबंडेंस है और प्राइस उतने ऊपर नहीं है। आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में भी घर पर स्क्वायर फीट के दाम पे मिल रहा है। लेकिन सेंटिमेंट एक बड़ी चीज़ है, जो मैंने एक प्रश्न में अपनी बात उठाई थी कि इस वक्त सेंटिमेंट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो क्या उसका कोई असर दिल्ली के मार्केट पर नहीं है शर्मा जी? देखिए, एक्चुअली क्या है, एनसीआर की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पे करीब 10,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन फैमिलीज़ की प्रत्येक साल आता है। और सप्लाई को थोड़ा सा वीक होने के बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं पिछले दिनों, जिसके कारण सप्लाई में थोड़ी कमी आई है। बैंक इंटरेस्ट रेट माने या लैंड इशूज़ माने या और सेवरल इशूज़ हैं, मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं। इन सारे कारणों से सप्लाई थोड़ा कम हुआ है। सप्लाई कम होने से और फ्लोटिंग पॉपुलेशन कांस्टेंट रहने से डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ता चला जाता है। गीतांबर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो एनसीआर में जो प्रोडक्ट हैं, अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छे लोकेशंस पे हैं, अच्छे डेवलपर्स के पास हैं, तो डेफिनेटली डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक सेंटीमेंट की बात है, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4-5 महीने में जो क्रेडिट पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट हुआ या सीआरआर में थोड़ी कटौती हुई या कई बैंक रेट इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, हाउसिंग लोन के भी इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी उत्सुकता लोगों की और बढ़ रही है। हमने देखा कि पिछले 3 महीने में जो मार्केट में डिमांड का पोजीशन था, अभी थोड़ी फेस्टिवल सीजन भी है और जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेज आए हैं, जो एक माहौल दिख रहा है कि जो बायर्स फ्रेंडली होने की उम्मीद है, तो उसमें कुछ बायर्स की संख्या बढ़ी है, डिमांड बढ़े हैं। वेणुगोपाल, यहाँ आपसे क्रॉस चेक लेना चाहूँगा। शर्मा जी ने, गीतांबर जी ने, दोनों ने कहा कि मार्केट में चीज़ें बेहतर है, उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आपके पास डेटा है। आपका डेटा क्या कहता है? पिछले 2 क्वार्टर में कैसी हेल्थ रही है दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट की? लास्ट 2 क्वार्टर्स रिक्वेस्ट आई हैं इन टर्म्स ऑफ बायर्स के, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग चाहते हैं, ए। बी, वो चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। 3, इन टर्म्स ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फिनेंसिंग स्ट्रक्चर। एंड अभी आपने देखा रहेगा, हाल में बैंक ने भी अनाउंस किया है। सो ऑल दीज 3 पैरामीटर्स कमिंग थ्रू। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मांग रही है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज इज राउंड अबाउट 60%, बट मेजोरिटी जो रिक्वेस्ट आई है वो बजट होम्स के लिए आई हुई है, बिकॉज एज सर राइटली सेड, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द इमिग्रेशन फ्लोटिंग क्राउड। सो देर इज़ नॉट ए बिग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, बट देर इज़ ए गैप बिटवीन द बायर्स का जो प्राइस रिक्वेस्ट है एंड जो सेलर्स की प्राइस रेंज है। सो इफ दैट गेट्स चैनलाइज्ड, I think the inventories will automatically get pushed out. यहाँ पर गोपाल जी आपसे एक चेक लेना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आपने एक्सपर्ट की भी बात सुनी, हमारे दोनों बिल्डर मित्रों की भी बात सुनी, आप भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपको एनसीआर के मार्केट को पिछले 6-8 महीने का मूवमेंट हम देखें तो आपके लिहाज से आपको कैसा लगता है? मूवमेंट जितना बोलते हैं वैसा ख़राब नहीं है और जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है। और बिज़नेस में कभी भी 10% 15% कम या ज़्यादा मूवमेंट से कोई बिज़नेस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना सब लोग
चाहे हम इंडस्ट्री लें चाहे रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, उतना कैलकुलेशन करके चलते हैं कि ऑलवेज बिजनेस कैन बी 20% लेस और 20% अप, क्योंकि 80% से ऊपर किसका ब्रेक इवन रहता नहीं है, चाहे इंडस्ट्री या कोई भी। हम इंडस्ट्री चलाते हैं, हमारा ब्रेक इवन 70% पे आता है, कोई इंडस्ट्री 65% है, कोई में 75 पे आता है, रियल एस्टेट में हो सकता है 50% में ब्रेक इवन है। तो पहली बात तो ये देखना चाहिए कि डेवलपर हमेशा ब्रेक इवन के ऊपर है कि नहीं, या इंडस्ट्री ब्रेक इवन के ऊपर है कि नहीं, वो एक महत्व की बात है। दूसरा, कल मेरे को पहली बार दिल्ली में, भले 30 साल से आता हूँ, नोएडा पहली बार गया मैं। जिस ढंग से वहाँ पर डेवलपमेंट है, तो ऐसा लगता है कि आगे चल के पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू आउटर एरिया, और दिल्ली का मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है या तो नोएडा है या गुड़गांव है, और आगे चल के ऐसा लोग बोल रहे हैं कि गाजियाबाद और फरीदाबाद में कंस्ट्रक्शन होगा, तो पीपल विल मूव आउट फ्रॉम देयर, और वहीं मेजर कंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो वो सारी बात को देखते ऐसा लगता है कि यहाँ का एनसीआर का रियल एस्टेट का फ्यूचर इज ब्राइट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दिल्ली एनसीआर और यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खासी बात करेंगे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये सब बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। और सीएनबीसी आवाज पर आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट की। यहाँ पर संदर्भ है रियल एस्टेट अवार्ड 2012, लेकिन बात हो रही दिल्ली एनसीआर और उसके प्रॉपर्टी मार्केट की। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर शुरुआत करते हैं एनसीआर मार्केट पर अपनी चर्चा की। अब हम दिल्ली एनसीआर की अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर दिल्ली का मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, नए प्रोडक्ट आपको नहीं मिलते हैं और बहुत ही एलीट मार्केट है। तो जो भी संभावनाएं दिखती हैं वो सबब्स में नज़र आती है। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को सबब्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं घोषाल साहब आपको पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर अगर पूरे दिल्ली को देखें तो शायद इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देश में दूसरे किसी शहर में दिखाई नहीं देता। जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है और जितना सुंदर दिखता है, चाहे आप सड़कों की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, जिस हिसाब से मेट्रो यहाँ पर ग्रो हुई है वो, लेकिन फिर भी एक डिस्पैरिटी दिखती है। आप गुड़गांव जाते हैं, कीमतें बहुत ऊंची हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपको लगता है कि नोएडा ज़्यादा बेहतर है। आप फरीदाबाद जाते हैं, आपको लगता है कि कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, सड़कें अच्छी नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं है, तो गाजियाबाद ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो डिस्पैरिटी हमको दिखती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके पीछे क्या कारण है और ये कैसे हट सकती है ताकि एक जो ग्रोथ है उसके पैरामीटर सब जगह सेम? मेरा ये मानना है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के दिन, आज के वक्त जब वर्ल्ड वाइड वी आर अवेयर ऑफ इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो हमको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो डेवलप्ड नेशंस ने करी। कुछ सीख तो उनसे लेनी चाहिए कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन एक मेगा अर्बन एरिया लाइक एनसीआर रीजन को सस्टेन कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर दिखती ज़रूर हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी 3-4 घंटे ट्रैवलिंग में लगाए, फिर घर आए, ना उसे रिक्रिएशन का टाइम है, ना उसे अपने फैमिली के साथ बिताने का टाइम है, वो काम और ट्रैवल में ही उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मेगा सिटीज़ की है, उनके सोल्यूशन हैं बाहर। तो थोड़ा हट के सोचना ज़रूरत है कि बाहर हम डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, विकेंद्रित विकास के मॉडल पे कैसे ऑल ओवर द कंट्री को डेवलप कर सके। ये नहीं कि खाली एनसीआर और से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन शहरों की तरफ हम इतना ध्यान दें और इतना डेवलप करें कि सब और गांव से, छोटे कस्बों से सब लोग यहीं आएँ और यहाँ पे हम एक डिमांड जनरेट करें जो कि जिसकी ना तो हम सस्टेन कर पाएँ उसको और ना ही एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएँ। तो एक लॉन्ग टर्म सोच के ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबल मॉडल। कुछ मेरा मानना है कुछ मॉडल डेवलपमेंट्स ऐसे किए जाएं जिससे कि पता चले कि ये ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, आप लोग ने सुना होगा लवासा सिटी इन महाराष्ट्र। एक और नया ऐसा मॉडल बनने वाला है करांजी वैली हाइट्स इन कर्नाटका। सो ये मॉडल ऐसे हैं कि 3-4 लाख पॉपुलेशन in synergy with the rural areas around them. So you have rural development and in urban infrastructure in rural areas, वो वहाँ से मिले। तो ultimately हमें देखना है food, water, energy and environmental security, किस तरह के डेवलपमेंट से हमें ये लॉन्ग टर्म मिल सकता है। जी, मैं यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जैसा यहाँ पर कह रहे हैं तो लवासा अपने आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन लवासा को एक आइसोलेशन में डेवलप किया जा रहा है। वहाँ की प्राइसिंग भी शायद ऐसी नहीं हो पाएंगी कि जिसे हर कोई अफोर्ड कर पाए। तो ये थ्योरी क्या गुड़गांव, क्या नोएडा, क्या फरीदाबाद पे लागू हो सकती है? एक्चुअली घोषाल साहब की बात को आगे ले जाते हुए मैं ये कहूँगा कि
हमारे पॉलिसी मेकर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे देना चाहिए हमारे शहरों के बाहर। शहरों में तो है और वो उसको हम लोड किए जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं और एफएसआई दिए जा रहे हैं। जो बाहर जो सबर्बन एरियाज़ हैं, आप विदेश जाइए, जो मेन शहर है वहाँ पे एक लिमिटेड पॉपुलेशन है और सब रोज़ अपने काम से आते जाते हैं, मतलब आधे घंटे 1 घंटे दूर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज अगर हमारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और वहाँ पे सस्टेनेबल लिविंग दी जाए, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। काफ़ी हद तक वो लोग फिर यहाँ एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा क्वालिटी ऑफ लिविंग ढूंढने नहीं आएंगे और वो शहर अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप होंगे। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल इट डजंट एग्जिस्ट। आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट द आंसर फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दे हैव टू गो बियॉन्ड इट। सो ये सब चीज़ें, इन पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सो वी हैव टू, हमको अपने टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के बारे में सोचना है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, हमारे हिंदुस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी और हम खुशहाल देश बनेंगे। राइट लेकिन यहाँ पर एक शर्मा जी, यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ये दोनों मत निकल के आ रहे हैं कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन विडंबना देखिए, गुड़गांव जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट है शायद दिल्ली एनसीआर में, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पुअर है। क्यों? जब तक, जैसा आपने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, एक तरीके से आज क्या है कि 73 to 75% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है वो अर्बन एरियाज़ है। तो अर्बनाइजेशन तो एक सोल्यूशन है। अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं हुआ, अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप डे टू डे प्रेशर्स आप डेवलप्ड या जो डेवलपिंग सिटीज़ है उस पर डाले जाए। जैसा आपने कहा कि गुड़गांव में ये प्रॉब्लम इसलिए है कि कई पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें कि आप मास्टर प्लान करके उसको डेवलप करके देन फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। कई, जैसे नोएडा का आप ले लें या गाजियाबाद का भी ले लें, कई जगह क्या होता है, मास्टर प्लान है, गुड़गांव में मास्टर प्लान है, लेकिन जो उसका डेवलपमेंट है वो फर्दर डेवलपमेंट से पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन प्लेस में नहीं है। जब पूरी डेवलपमेंट हो जाती है फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। तो वैसे केसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ और जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, उनके बीच में एक बहुत बड़ा टाइम गैप होता है। लेकिन रियली अगर देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। चर्चा अभी जारी है, बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो आप भी इस चर्चा का हिस्सा बना रहिए। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज़ की इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट अवार्ड 2012 की, और जैसी परंपरा है सीएनबीसी आवाज़ में हम हर साल सम्मानित करते हैं उन डेवलपर्स और रियल एस्टेट बिल्डर्स को जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ खास करके दिखाया। तो इस साल भी दिसंबर में हम ये सम्मान देने जा रहे हैं और इसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में और बात हो रही है यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट पे। तो आइए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वेणुगोपाल आपके पास आएंगे, और अब जब हम बात कर रहे थे गुड़गांव की, मैं गुड़गांव मार्केट की अब बात करना चाहूँगा। पिछले हफ्ते किसी ने मुझे बोला कि कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और 300 फ्लैट एक साथ बिक गए। आई डोंट नो कितना सच था कितना झूठ, लेकिन गुड़गांव का मार्केट इसी तरीके का है, बहुत हाईली स्पेकुलेटिव मार्केट है। द्वारका एक्सप्रेस वे, रिलायंस का SEZ और कहानियां बहुत चलती हैं जी। एग्जैक्टली मार्केट की पोजीशन और कंडीशन क्या है? गुड़गांव हमेशा एक हॉट डेस्टिनेशन रह चुका है, बिकॉज सहारा इज टोल्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रीजंस। बट दूसरा बात ये है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ वाव फैक्टर विच इज बिल्ट अराउंड गुड़गांव अक्रॉस द एक्सपैट पॉपुलेशन एज वेल एज पीपल वो कमिंग टू द कंट्री। बट इन टर्म्स ऑफ द जो इन्वेंट्री जितनी जल्दी वहाँ पे बिकती है फॉर डिफरेंट बिल्डर्स एंड फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, the percentage is correct and the kind of results are also true, and that's one of the reasons that कि ये जो area है ये आगे बढ़ रहा है, it's expanding into all directions. Today it's reaching towards Sonepat and there is another location. So Gurgaon as a destination will always be preferable in demand and it is growing. बट इन टर्म्स ऑफ आपने जो बोला कि डे वन में अगर किसी ने 300 फ्लैट बेचे, लॉन्च किया, वो बिक गया, सही है, बिकॉज इट्स दी best destination for investment and also in terms of somebody to move in at a higher end society to get into serviceable mode.
And the data what we get from the back end, it's almost true. There is no second thought about that. गीतांबर जी, लेकिन ये जैसे प्राइस हैं गुड़गांव के अंदर, जो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो उतना अच्छा नहीं है, कनेक्टिविटी भी अभी काफ़ी पुअर है, शुरुआत के इलाकों को छोड़ दें, आगे के सेक्टर में तो सड़कें भी नहीं हैं अभी, और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ कई प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हैं, लेकिन हैबिटेट, लोगों के रहने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे वहाँ पर। ऐसे में आपको नहीं लगता कीमतें अननेसेसरी बहुत ऊपर चली गई हैं? वो इसलिए क्योंकि देखिए, अब हम दो एनसीआर के दोनों गुड़गांव नोएडा को कंपेयर करते हैं। गुड़गांव में जो सप्लाई है ग्रुप हाउसिंग की बहुत लिमिटेड है, किसी भी सेक्टर का 20% से ज़्यादा ग्रुप हाउसिंग नहीं बना सकते। इसका मतलब 100 एकड़ के अंदर सिर्फ 20 एकड़ ग्रुप हाउसिंग आएगी। नोएडा में आप पूरे के पूरे 100 एकड़ में नोएडा ने प्लान किया कि आप पूरे 100 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग बना लीजिए। देयरफॉर गुड़गांव में जो सप्लाई आती है बड़ी लिमिटेड आती है। वहाँ पे एम्बिशन बहुत है, एस्पिरेशन बहुत है लोगों के, भाई गुड़गांव में एक हमारा घर हो। लेने वाले बहुत, सप्लाई कम, एफएआर कम, 1.75। नोएडा में लेने वाले काफ़ी, सप्लाई खूब, एफएआर 2.75। एंड इसलिए आप देखेंगे कि प्राइसिंग इज ऑलवेज हायर फॉर ग्रुप हाउसिंग इन गुड़गांव एंड ऑलवेज रैशनल एंड वेरी अफोर्डेबल इन नोएडा। घोषाल साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, फिर वहाँ पर पॉपुलेशन लाइए, मकान बनाइए, लेकिन जब हम ग्रेटर नोएडा पहुँचते हैं, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर को बने हुए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, लाइट, 6 से 7 साल या 8 साल का भी पीरियड हो गया, लेकिन अभी तक उस जगह ने हैबिटेशन नहीं देखा है। तो क्या इस थ्योरी में कहीं कुछ कन्फ्लिक्शन? नहीं, मेरा मानना यह है कि अगर ग्रेटर नोएडा में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बट पैरेलली दिल्ली के पास नोएडा में उतनी ही तेज़ी से आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आदमी जाने का इंसेंटिव नहीं रहता। इंसेंटिव तब होगा कि एक पॉलिसी के अंतर्गत आप ग्रेटर नोएडा को डेवलप करना चाहते हैं और नोएडा और उसके करीबी दिल्ली के ज़्यादा करीबी और उतना नहीं करना चाहते, तब तो होगा। नहीं तो एक मैग्नेट की तरह लोग यहीं आकर्षित होंगे जितना करीब नोएडा में गुड़गांव, एक ब्लॉट की तरह ही चीजें स्प्रेड होंगी। जी हाँ, जी हाँ। तो एक टेंडेंसी रहेगी कि आदमी वहाँ उतनी दूर ना जाए, पास ही उसको मिल रहा है, जब सप्लाई इज अवेलेबल तो उतनी दूर जाके वो रहना नहीं, इन्वेस्टमेंट कर देगा लॉन्ग टर्म। सोच लीजिए कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है, पर लोग रह नहीं रहे वहाँ। नोएडा एक्सटेंशन का नाम सुनते ही सबको बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हुए, लेकिन वही एक ऐसा मार्केट था जो एक आइडियल लोकेशन पे सबसे कम दाम में लोगों को मकान देने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, प्लानिंग बोर्ड से चीज़ें पास हो गई, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या अभी भी जो मेन मुद्दा था, जो किसानों की तरफ से जो एक विरोध आया था, क्या वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और हम उम्मीद करें कि अब काम में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी? देखिए, मैं आपका बिल्कुल टेक्निकल आंसर दे रहा हूँ। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम्स आई थी वो एक्विजिशन से रिलेटेड था। कुछ वर्डिक्ट आए थे ऑनरेबल कोर्ट्स के, उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट आया उसमें एक हर्डल था प्लानिंग बोर्ड का, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का, वो हर्डल दूर हो चुका है। और उसमें जो नोएडा एक्सटेंशन के एरिया में जितने भी टेन्योर होल्डर लैंड ओनर्स हैं, उनके साथ अथॉरिटी ने एक तरीके से सेटलमेंट किया और उनको जो इन्हांस्ड कॉम्पनसेशन है वो दे रहा है, प्लस जो उनको और भी फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड। और इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हम हाजिर होते हैं तुरंत इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी इस खास चर्चा में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज बात हो रही है दिल्ली एनसीआर और उसके प्रॉपर्टी मार्केट की। और अब चर्चा धीरे धीरे गर्म हो चलिए, आइए इसे और आगे बढ़ाते हैं। घोषाल साहब, जितना फास्ट कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रहा है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, जिस हिसाब से वहाँ पर घर बन रहे हैं, करीब मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख से ज़्यादा की संख्या होगी, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो काम हो रहा है, आपको लगता है कि वो काफ़ी है या और कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, काफ़ी है, और अगर आबादी आ जाएगी और भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर वही कम पड़ जाएगी। तो अभी जो स्पेकुलेटिव मार्केट, जैसे ये कह रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई, दिस हैज टू बी अ रियल बैलेंस। स्पेकुलेटिव में अगर ऑक्यूपाइड नहीं है तो दैट नेचुरली द प्रेशर इज नॉट देयर, बट वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अगेन फॉलिंग शॉर्ट। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। राइट। एक और मार्केट है यहाँ पर गीतांबर साहब, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, फरीदाबाद। खासतौर पे नहर पार की जब हम बात करते हैं तो वहाँ जाके देख के ऐसा लगता है कि मतलब
अबंडेंस में है सप्लाई, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि हैबिटेट आने में बहुत वक्त लगेगा और कुछ कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम महसूस होती है उस जगह तक पहुँचने में। लेकिन जितना वहाँ पर सब तैयार है पूरा माल और जो कुछ है, आपको प्राइसेस इस वक्त हैं आगे करेक्ट होते हुए लगते हैं ओवर सप्लाई के कारण? बिल्कुल नहीं। फरीदाबाद की मार्केट नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट जैसा एक और एग्जाम्पल उदाहरण है। अफोर्डेबल लिविंग इन एनसीआर सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन और फरीदाबाद में है। दुख फरीदाबाद में जो कमज़ोरी है, दुख नहीं कहूँ, कमज़ोरी जो है वो अगेन आपने खुद ही कह दिया इंफ्रास्ट्रक्चर की है। जिस दिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, जिस दिन, क्योंकि हरियाणा स्टेट का मॉडल दूसरा है, यूपी का दूसरा है। यूपी में जैसे हम शुरू से डिस्कस करें, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है फिर आबादी आती है। अगर फरीदाबाद में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ पे डिमांड आएगी और इस प्राइस पॉइंट पे एनसीआर में मकान मिलना बहुत मुश्किल है। आज अगर जो वहाँ पे ले ले मकान, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा अच्छा ऑप्शन है रहने के लिए। काबरा साहब, यही एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा गीतांबर जी ने कहा कि एक दिन बेहतर होगा, एनसीआर का हिस्सा है, उस हिसाब से वहाँ पर बेहतरी होगी। तो क्या आज खरीद लेने में समझदारी है, क्योंकि शायद तब अफोर्डेबिलिटी के बाहर भी जा सकता है? मेरा ये मानना है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर एनसीआर, इसकी पेरीफेरी में अगर कहीं भी 3000 के भाव में मकान मिलता है तो लेने जैसा है, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। क्योंकि आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आती है प्लस जो बाकी अदर खर्चे हैं, उसको देखते हुए 3000 का भाव तो टायर 3 और टायर 4 सिटी में आजकल हो गया है। और एनसीआर में समझो नोएडा एक्सटेंशन है या फरीदाबाद में अगर 3000 के आसपास भाव मिलता है तो इन माय ओपिनियन इन 2 सेंस इज वर्थ बाइंग। और इससे पहले कि मैं इंडस्ट्री की कुछ बातों पर आऊँ, गाजियाबाद का भी और जिक्र करना चाहूँगा। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन जैसा एरिया अच्छा है, वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन वही बात महसूस होती है कि उसकी कनेक्टिविटी या वो थोड़ा सा आइसोलेशन में डेवलप हो रहा है। कोई चीज़ भी जब भी आइसोलेशन में डेवलप होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसके साथ जाती हैं। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम राजनगर एक्सटेंशन जैसे इलाके के साथ भी होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन इस प्रॉब्लम को जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी वो एड्रेस कर रही है जी। क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो क्रेडाई है एक थिंक टैंक भी है। हम जाके अथॉरिटीज़ के साथ, जैसे अभी बात हो रही थी एक होलिस्टिक प्लानिंग की, तो हम लोग जाके अथॉरिटीज़ के साथ मिलते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये बेटरमेंट होगा इस शहर के लिए, आने वाले 20 साल 30 साल में आपको ये आज करना ही पड़ेगा। वो लोग हमारी बात सुनते हैं। तो गाज़ियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में ये हम बात आगे अपनी बात रख रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सब जगह ये बात अपनी रख रहे हैं। नोएडा में बहुत चेंजेस आ गए यूपी, बिकॉज वहाँ पे जो गवर्नमेंट है प्रोएक्टिव थी, अभी भी है, दे ओपन टू सजेशंस। सो इसलिए हम एज एन एसोसिएशन अपनी पूरी कोशिश लगे रहते हैं कि भाई पॉलिसी मेकर्स को बताएं कि आपको ये करना ज़रूरी है एक सुनहरे कल के लिए। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा विराम, यानी कि एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जहां पर आज हम दिल्ली एनसीआर में मौजूद हैं और आने वाले रियल एस्टेट अवार्ड के सिलसिले में यहां पर कर रहे हैं एक छोटी सी बातचीत, जिसमें हम दिल्ली एनसीआर और इसके प्रॉपर्टी मार्केट के अलग अलग पहलुओं को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव पे आता हूँ। यहाँ पर आनंद साहब आपसे पूछता हूँ कि इस समय रियल एस्टेट इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन एनसीआर, खास तौर पे इसकी तो बात हम करेंगे, लेकिन देश भर में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आपको दो चार होना पड़ रहा है? अभी तक हमारी जो सैंक्शंस हैं, हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, ये जो टाइम लगता है, हम ज़मीन खरीद के बैठ जाते हैं, फिर हम अपना नक्शा पास, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए, ये जो सैंक्शन टाइम है और जो हमको करीब 56 परमिशंस लेनी पड़ती हैं, और इस पूरे प्रोसेस में हमको कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, जिसके दौरान बैठे बैठे वो लैंड की होल्डिंग कॉस्ट की वजह से वो ज़मीन का भाव बढ़ जाता है, हमारी जेब से हमको ब्याज देना पड़ता है या जो भी देना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि आप एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाइए। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स में हम कामयाब हो चुके हैं। पंजाब में आज आपको अगर नक्शा पास करना है ग्रुप हाउसिंग का, तो आप सिर्फ एक आर्किटेक्ट से अपने नक्शे को एज पर बायलॉज ऑथेंटिकेट करा लीजिए, काम शुरू कर दीजिए। सो सिंपल। गुजरात में, मध्य प्रदेश में सेम सिस्टम। सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए हम पुश कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन ने एक स्पेशल कमेटी सेटअप की है
मिस्टर धर्मेंद्र कुमार के अध्यक्षता में, जो कि रिटायर्ड कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, हम लोगों से और इंडस्ट्री से वो फीडबैक ले रहे हैं कि आप लोग हमें बताइए कि हम इस पूरे सैंक्शन प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कैसे करें, एक सिंगल विंडो सिस्टम कैसे बनाएं, बिकॉज ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो दे विल ओनली रिकमेंड टू स्टेट्स। लेकिन इसके कम होने से, इस समय के कम होने से वास्तव में आपके रियल एस्टेट के प्राइसिंग घटेंगे, क्योंकि एकदम से सप्लाई आ जाएगी। मार्केट डायनामिक्स, मार्केट फोर्सेस हैं, ये डिसाइड करेंगे। अगर मैं कहूँगा नहीं मैं तो बहुत महंगा बेचूंगा तो मुझसे कोई खरीदेगा नहीं माल। सो ये सबसे बड़ी पेन है इस वक्त इंडस्ट्री की, जो टाइम लगता है हमको परमिशंस लेने में और सैंक्शन लेने में, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में, जो आप हैरान होंगे, कहीं कहीं तो 1.5 साल लग जाता है एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में। राइट, तो सैंक्शन अगर जल्दी होने लगेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, तो उसमें लोगों का भी फायदा है, क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन और तमाम चीजें ऊपर नहीं जाएंगी और मकान कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा। दूसरा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर शर्मा जी है टैक्सेस का। करीब 40% के आसपास, जो 100 रुपये मान लीजिए कीमत है, तो 40 रुपये टैक्सेस में चले जाते हैं। इसको लेकर आप लोगों की पुरानी डिमांड भी रही है, इस पर क्या कुछ और आपने सरकार से मांग रखी है? देखिए, अभी जीएसटी की बात चल रही थी, तो हम लोगों ने क्रेडाई की ओर से प्रेजेंटेशन भी दिया और कई ऐसे उसमें प्रोविजंस थे, उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी बात रखी। अभी देखिए, जो रिसेंटली एक सर्विस टैक्स का आया, अल्टीमेटली क्या होता है, चाहे वो हमें अप्रूवल प्रोसेस में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, आप कहिए कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वही हालत टैक्सेस में है। आपको वैट भी आपको देना है, सर्विस टैक्स भी आपको देना है, प्रोफेशनल टैक्स भी आपको देना है, इनकम टैक्स भी आपको देना है, टीडीएस भी काटना है, सेल टैक्स भी देना है। टैक्सेशन एक इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया है कि आपको अल्टीमेटली आप तो सफ़र करते ही करते हैं, जो आम बायर्स हैं, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, कहीं ना कहीं उनका अभी बीच में टर्नओवर टैक्स आ गया था कि अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है तो वो चलिए गवर्नमेंट ने उसका कॉल लिया और उसको विड्रॉ कर लिया। अदरवाइज और भी उसके प्राइसेस काफ़ी इम्पोजिशन 1% और बढ़ गया होता। प्लस उसके अलावा बहुत सारे सेस हैं, लेबर सेस हैं और एजुकेशन सेस, मतलब टैक्सेस का आप कहिए तो एक तरीके का a huge burden of tax complexity on the developer side, and ultimately who is being affected? Developer is also being affected, project is delayed, project is being hampered, और जो हमारे जो बायर्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं कॉस्ट के टर्म में। उनको देखिए डबल प्रॉब्लम होता है, एक तो अप्रूवल प्रोसेस के कारण जो उनके ऊपर लोड आता है चूँकि, और दूसरा टैक्स के ऊपर आता है। अगर ये दोनों चीज़ें रिड्रेस की जाए, ये इस दोनों में, जैसे अफोर्डेबल होम्स हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए है, कम से कम वहाँ से स्टार्ट किए जाएं। अगर एक और तो हम कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी पॉलिसीज सरकार ने बनाई है, बना भी रही है, हुपा से, जैसा गीतांबर जी ने कहा, हम लोग काफ़ी लगे हुए हैं कि अफोर्डेबल होम्स को डिफ़ाइन किया जाए, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिए जाएँ, उसमें टैक्स बेनिफिट दिए जाएँ। पहले ATI भी था, आपने सुना होगा, ATI था, वो भी 2008 के बाद से वो भी हट गया। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो 10% कंट्रीब्यूटर है GDP का, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर है, तो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, तभी बायर्स को भी आसानी होगी और तभी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक सपोर्ट। काबरा जी, क्या राय आपकी? इस एक टैक्स वाला मामला वाकई में बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कि जो टाइम कंज्यूम हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को खड़ा होने में, तो उन दोनों में अगर हम सामंजस्य बिठाएं, कुछ हद तक उसको नीचे लाएं, तो प्राइजेस नीचे आएंगी, काफ़ी नीचे आएगी। और अगर अप्रूवल का काम फास्ट हो जाए तो इसमें अल्टीमेट बेनिफिटर कंज्यूमर रहेगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा। समझिए एक बिल्डर आज साल के 500 फ्लैट बनाता है, अगर ये मामला हल हो गया और उसके प्लान तुरंत पास होते हैं तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी 500 के बदले 750 फ्लैट बनाएगा। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू अल्टीमेटली जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे हम जितना प्रोडक्शन करते हैं गवर्नमेंट को एक्साइज मिलती है, वैसे ही बिल्डर का जितना माल बनेगा उतनी गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट 40%। एक्साइज हम लोग पहले जो माल खरीदते उसके ऊपर एक्साइज लग गई, फिर इनकी स्टैम्प ड्यूटी है, सेल टैक्स, और दुनिया भर की इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सब डिपार्टमेंट को संभालने के लिए इतना बड़ा एम्प्लॉय चाहिए ऑफिस में। तो टैक्स कम होने से अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी फायदा है, देश को भी फायदा है। इसी तरह की चर्चा में एक बार ये निकल कर आया गीतांबर साहब की, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है SEZ, वैसा स्पेशल हाउसिंग जोन बना दिया जाए देश में अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर छूट दी जाए। वो भी रिकमेंड किया हुआ है हमने गवर्नमेंट को, SRZ स्पेशल रेजिडेंशियल जोन्स। ये हम अपनी तरफ से प्रयास जारी रखते हैं, सरकार को हम ये सजेशंस देते रहते हैं। अब जैसे मैंने बोला, इवेंचुअली तो पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस के ऊपर है, निर्भर करता है कब वो इस चीज़ को आम जनता के सामने
चलिए, तो यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहाँ पर मौजूद अपने दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आप भी कहीं मत जाइए, क्योंकि इन सवाल जवाबों में ही आपको एनसीआर की प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम टिप्स मिलने वाले हैं। और रियल एस्टेट अवार्ड से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में और अब वक्त हो गया है कि हम यहाँ पर मौजूद अपने दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। शुरुआत हम करेंगे मयंक साहब के सवाल से। क्या हम अच्छी बिल्डिंगें बनाने में भी कुछ इंटरेस्ट रखते हैं सो दैट दे बिकम लैंडमार्क्स जो एक्चुअली में ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, ताकि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सके? सो हम लोग क्या सिर्फ एक घर एक आम आदमी को रहने के लिए दे रहे हैं, या हम क्या इस दिशा में भी सोच रहे हैं कि हम बेहतरीन और ऐसी बिल्डिंगें बनाएं जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हों? मैं आपकी बातों को दो हिस्से में बांटना चाहूँगा। पहली बात जो है, आपने कहा कि एक लैंडमार्क बिल्डिंग या जिसे टूरिस्ट अट्रैक्शन या लीजेंडरी बिल्डिंग या हेरिटेज बिल्डिंग, इस तरह की बिल्डिंग डेफिनेटली बन रही है और प्रपोज भी हैं। आप देख रहे होंगे कई बिल्डिंग्स आ रही हैं। सबसे पहली तो समस्या ये है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पहले तो रहने के लिए घर हो। पहले क्या होता है, यदि आप किसी भी अच्छे माहौल में जाते हैं तो पहले अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद ऑर्नामेंट्स उस पर डालते हैं, उसके बाद थोड़ा मेकअप और करते हैं। तो ये जो आपने पहला मुद्दा कहा वो एक मेकअप है या ऑर्नामेंटल चीज़ है। डेफिनेटली जब हमारा डेवलपमेंट इतना हो जाए, आज भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लैंडमार्क बिल्डिंग बन रहे हैं। और आप अब देख रहे होंगे ग्रीन बिल्डिंग का रेवोल्यूशन चला हुआ है, सभी उस पर गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है, एफआईआर ज़्यादा दे रही है। और पहले तो इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज के डेट में प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है जो प्योर ग्रीन बिल्डिंग है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है। वो टेक्नोलॉजी आ रहा है जो अनेक देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में आज से 15 साल पहले से चल रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लैंडमार्क बिल्डिंग आ रहे हैं जो आपको 5, 6, 7, 8 वर्षों में दिखने को मिलेगा। राइट, मयंक के बाद अब अगला सवाल लेंगे। अक्षय गर्ग साहब पूछना चाहते हैं नोएडा के ऊपर एक सवाल। जब नोएडा का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, इट वाज स्टार्टेड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन डेवलपमेंट, एज अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बट आज की तारीख में यदि हम नोएडा को देखें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेरे ख्याल से 15% पे सिमट के रह गया है और 85% इस समय रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस पॉलिसी में एकदम से चेंज क्यों आया, ये मेरा सवाल है बेसिकली। आपको मैं एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1975 में इंडिया में रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट बना। और रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी दो तरह के होते हैं, एक रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक रीजनल प्लान डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो डीडी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो नोएडा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दो टाइप की अथॉरिटी बनती है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है उसमें इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है, परसेंटम डाला जाता है। 100% इंडस्ट्री नहीं होती है, ये हम लोग का एक मिसकंसेप्शन है कि नोएडा इज 100% इंडस्ट्रियल टाउनशिप। नो, नोएडा में 27% ऑफ द लैंड यूज है वो इंडस्ट्रियल है और 22% रेजिडेंशियल है एंड रेस्ट इज रिक्रिएशनल और ओपन एरिया और कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल एंड लाइक दैट। तो इसका जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बहुत कम होते हैं और मैक्सिमम उसमें रेजिडेंशियल सेक्टर्स होते हैं। हो सकता है उसमें 40% किसी का नॉर्म है। वो हर स्टेट का अपना एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है। तो इसलिए नोएडा का जो डेवलपमेंट था, पहले जो शुरुआत हुई थी, वो इंडस्ट्रीज लाने की बात हुई, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को लाया जाए, बढ़ावा दिया जाए। जब नोएडा में इंडस्ट्रियल लैंड बिल्कुल सेचुरेट हो गया और उस समय जो हाउसिंग के लिए जो लैंड ईयरमार्क था या जो कमर्शियल के लिए जो ईयरमार्क था, उसमें नोएडा में कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर नहीं बनता था। आज भी नोएडा में सेक्टर 18 को आप माइनस कर दें तो बहुत कमर्शलाइजेशन नहीं है। तो ये सब जो उसका परसेंटम बचा हुआ था वो परसेंटम आज आपको देखने को मिल रहा है। और चूंकि इंडस्ट्रीज लॉन्ग बैक खत्म हो गई या सेचुरेट हो गई या किसी कारण से थोड़ा स्लैश हो गया और हाउसिंग का चूंकि डिमांड बढ़ गया और नोएडा की प्रॉक्सिमिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें जब सशक्त हो गई, तब आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हाउसिंग बन रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो परसेंटम एकदम एक्ट में निर्धारित है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। प्रवीण शर्मा जी सवाल पूछना चाहेंगे अगला। बहुत से प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं,
एक इन्वेस्टर की नज़रिए से सोचें, जो वो सोचता है, एक इंडिविजुअल जो लेके चलता है शुरू में कि यार मुझे 1 साल या 1.5 साल में मुझे अपना मकान मिल जाएगा, लेकिन जब उसको 2, 3, 4 साल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आशा निराशा में बदलने लगती है, और साथ में जो डेवलपमेंट हम सोच के चलते हैं देश का, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। होता है, डिले होता है, आई डू एग्री। हम लोग क्या हैं, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करने वाले मानसिक, चाहे डेवलपर को मानिए, डेवलपर के साइड की बात है, मेरी कमी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करने में बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वी डोंट ऑप्ट इनोवेशंस। हम लोग इनोवेशंस, नई टेक्निक, पूरे विश्व से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से हमारा जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा कि ये हमारा एक प्रवृत्ति है हमारी। तो अभी काफ़ी डेवलपर्स हैं हिंदुस्तान में, जो अच्छे बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जिनके पास स्टॉक बहुत है, आने वाला है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी एरिया बनाना है उनको, तो उन लोगों ने नई टेक्निक इंपोर्ट किया है, हम लोगों ने भी किया है, और उसमें प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो एक ग्रीन बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस फ्री बिल्डिंग है, स्लाइड अच्छा 35 to 40% टाइम बचाता है। लेबरर्स की बहुत प्रॉब्लम है, मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होते रहते हैं, कभी देखते हैं एजिटेशंस, अनवांटेड एजिटेशंस हो जाता है। हमारे यहाँ का वेदर बड़ा अजीबोगरीब है, फेस्टिवल सेंटिमेंट्स बहुत काम बिगाड़ते हैं। अगर कोई दीपावली है तो 1 महीना 15 दिन सारे लेबरर्स घर चले जाएंगे। ये सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करने के लिए बिल्कुल काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है, और इस पे काफ़ी रिसर्च किया गया है, और रिसर्च होने के बाद आप देखेंगे 5 साल के बाद या 3 साल के बाद एक मेजर रिवॉल्यूशन आएगा इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और वो कहीं ना कहीं नए, पहले हम लोग एक भी टावर क्रेन नहीं लगाते थे, डंपर्स नहीं रखते थे, बूम प्लेसर्स नहीं रखते थे। आप देखेंगे कि एक साइट पे कम से कम करोड़ों की मशीन्स हम लोग लगाए हुए हैं, जस्ट टाइम को बचाने के लिए और क्वालिटी को ठीक रखने के लिए। तो सवाल बहुत सारे हैं, मुद्दे कई हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और आज हुई भी, लेकिन फिर भी क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए हम अपनी इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आपसे होगी मुलाकात इसके बाद बेंगलुरु में, जहां पर हम अपनी इस चर्चा को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और जैसा हमने आपसे कहा कि ये सब कुछ हो रहा है रियल एस्टेट अवार्ड 2012 के लिए, जहां पर हम सम्मानित करेंगे उन डेवलपर्स और बिल्डर्स को जिन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में कुछ शानदार और अलग काम करके दिखाया। तो फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप सबका शुक्रिया हमें सुनने के लिए, और हमारे तमाम यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। तो अब आपसे अगली बार होगी मुलाकात बेंगलुरु में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.